टॉपिक है डाइस। डाइस मतलब पासा। पासा को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये कहते हैं 411, नहीं तो सुन भी आ गई। पासा को कहते हैं 41 माइनस, नहीं कुछ गलत कर रहा हूं मैं, 412 माइनस 11, ऐसा कुछ कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं। तो इसके ऊपर ऐसे डंडा लगा दो, ये पासा हो जाता है, पासा। ठीक है। बहुत टाइम हो गया जिस पासा पढ़ाए हुए, मेरे को करीब 1 साल हो गया है ना, लेकिन कोई बात नहीं, 1 साल हो गया तो क्या हो गया, कौन सी बहुत बड़ी बात है। 3 रूल पर बेस्ड है डाइस। 3 रूल के अलावा चौथा रूल आपको इसमें पढ़ना नहीं है। बस वो 3 रूल अगर ढंग से पढ़ लिए तो सारे क्वेश्चन आपके हाथ में है। और वो देख लो ध्यान से क्या होते हैं। पहले उससे सबसे पहले डाइस देख लो, डाइस होती क्या है। बचपन में सभी लोगों ने लूडो, सांप सीढ़ी, ये सब खेले होंगे, खेले हैं? उस समय एक वो पिचकुट्टा होता था, गुट्टा होता था, गुट्टा, वो 6 फेसेस होते थे जिसके, उसको तुम लोग बहुत उछालते थे। अगर बचपन में ये बात पता होती कि इसको इतनी बेरहमी से उछालने पर आगे हमारे सिलेबस में आ जाएगा, तो भगवान कसम किसी ने उसको हाथ भी नहीं लगाया होता, दूर ही रहते उससे। लेकिन तुमने उसे उछाला क्यों? अब ये तुमको उछालेगा। तो डाइस होता है कुछ ऐसा दिखने में, ऑर्डिनरी डाइस। बेसिकली 2 प्रकार के डाइस होते हैं, ऑर्डिनरी एंड स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड डाइस क्या है, ऑर्डिनरी डाइस क्या है, तो समझे। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में कहें तो कहते हैं मानक पासा। स्टैंडर्डाइज हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में कहा जाता है इसे मानक पासा। क्या होता है मानक पासा, समझो। सबसे पहले आपको डाइस बनाना आना चाहिए। देखो डाइस कैसे बनाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ डाइस कैसे बनाते हैं। डाइस बनाते हैं चिड़िया और तोता और, खेला है बचपन में? देखो चिड़िया कैसे बनाते हैं, चिड़िया ऐसे बनाते हैं ना, चिड़िया ऐसे। ये 2 चिड़िया बनेंगी, तो एक के ऊपर एक 2 चिड़िया बना दो थोड़ी दूरी पर, और सबके पंख जोड़ दो, इनकी चोंच भी जोड़ दो, और पंख दोनों साइड पे जोड़ दो। अब इनको एक बर्थडे वाली टोपी पहना दो आराम से ऐसे। तो भाई आपकी ये डाइस बन चुकी है। डाइस 3 डायमेंशनल फिगर होता है, मतलब एक कोड से ज्यादा आप मैक्सिमम 3 फेजेस सीन कर सकते हैं। 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 कर सकते हैं। ये 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं। ठीक है। और टोटल इस पर 6 फेसेस होते हैं, वो आपको समझ में आ रहे होंगे 6 फेसेस कौन से। देखो ये वाले 6 फेसेस। अब देखो एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और एक पीछे यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक नीचे है। बोलो सही है। तो डाइस आपको बनाना आना चाहिए। जब आप कॉपी में लिखें तो आप समझ लें, तेजी से डाइस बनाने को बोला जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, 2 चिड़िया बनानी है, पंख जोड़ने, और बर्थडे वाली टोपी बनानी है। अब इसमें जरी गोटे का काम करने मत लग जाना। कुछ होते हैं बच्चे जो जरी गोटे का काम करने लग जाते हैं, बहुत सुंदरता से बनाते हैं, अरे नहीं बहुत गलत बन गया, ऐसे दोबारा से बिठा, अरे तुम तो बस काम चलाओ इससे, टेढ़ा मेढ़ा जैसा बने कोई दिक्कत नहीं, 3 फेस दिखने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है। फिनिशिंग की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसमें जरी गोटा लगाने लग जाओ, हाँ, क्या करोगे, चमक जाएगी डाइस। चलो, तो स्टैंडर्डाइज की बात कर रहे थे। स्टैंडर्डाइज, व्हाट इज द स्टैंडर्डाइज, क्या होता है स्टैंडर्ड। देखो स्टैंडर्डाइज की एक डेफिनेशन होती है। स्टैंडर्डाइज की डेफिनेशन ये होती है कि सम ऑफ द अपोजिट फेसेस, सम ऑफ ऑल अपोजिट फेसेस ऑलवेज बी 7। कि जितने भी स्टैंडर्डाइज हैं उनका अपोजिट फेसेस का जो सम होगा वो क्या होगा, 7 होगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब ये कहना चाहते हैं जैसे मान लो एक डाइस ये है, समझ ना, एक डाइस ये है, समझो, और मैंने कह दिया इस फेस पर अगर 1 है, तो गारंटी है कि इसके जो नीचे वाला फेस है बॉटम, क्योंकि इसका अपोजिट बॉटम वाला होगा, इसका जो बॉटम फेस है उस पर 6 ही होगा। इस पर अगर 2 है तो इस साइड जो फेस है उस पर 5 ही होगा। इस पर अगर 4 है तो इस साइड जो फेस है उस पर 3 ही होगा, गारंटी है। ठीक है। तो ये आपके अपोजिट फेसेस का सम 7 दिखता है। अब इसके साथ साथ एक बात और समझ में आती है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि डायरेक्ट बोल देता है
If this is a standardized, then what is the opposite face of 2? ये कह देगा, तो आप सीधे बता देगा स्टैंडर्डाइज का अगर यूज किया गया तो 2 का अपोजिट फेस 5 होगा, 1 का अपोजिट फेस 6 होगा, 4 का अपोजिट फेस 3 होगा, 3 का 4 होगा, 5 का 2 होगा, 6 का 1 होगा। क्लियर? और ये आपको जो स्टैंडर्डाइज दिख रही है, ये पता है क्यों स्टैंडर्डाइज है? क्योंकि इसमें भी ये रूल फॉलो होता है। अब एक बात और ध्यान से सुनना कि सम ऑफ द ऑल अपोजिट फेसेस ऑलवेज बी 7, एंड अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये डाइज है, चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड है कि नहीं है, तो आप ये चेक कर लेना कि बगल बगल वाले फेसेस का सम 7 नहीं होना चाहिए। बस आप ये देख लो, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 5 और 4 9, तो इनमें से किसी का भी सम 7 नहीं हो रहा है। इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि ये स्टैंडर्डाइज हो सकती है नहीं। ये कोई मत कह देना कि ये स्टैंडर्डाइज है, वो तो यहाँ पे लिख दिया है, ये ऐसा है नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर 4 और 3 है, तो बगल बगल वाले फेसेस है ना, ये एडजेसेंट फेसेस का सम 7 हो गया, तो इस बात की गारंटी है कि ये स्टैंडर्डाइज नहीं होगी, इस बात की गारंटी। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि स्टैंडर्डाइज ये कहता है कि सम ऑफ द अपोजिट फेसेस इज 7, लेकिन यहाँ पर तो बगल बगल वाले फेस का ही 7 हो गया, तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता, किसी की कीमत पे नहीं हो सकता। लेकिन ये हो सकता है, इस पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि 4 के पीछे आप कह रहे हो 3, लेकिन मैं कह रहा हूँ 6 हो जाए तो क्या कर लोगे? है 5 के पीछे चलो 2 मान लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, 1 के पीछे हमारा 3 हो जाएगा। अब बताओ क्या स्टैंडर्डाइज के रूल फॉलो हो रहे हैं सारे? नहीं, सारे फिलअप कर दिए हमने तब भी। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? चांस होते हैं, अगर एडजेसेंट फेसेस का सम 7 नहीं हो रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डाइज स्टैंडर्ड हो सकता है। तो यहाँ लिख दिया है समझाने के लिए, स्टैंडर्डाइज में ये रूल फॉलो। ठीक है ना? तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। स्टैंडर्डाइज क्या होता है? तो स्टैंडर्डाइज क्या होता है, ऑर्डिनरी डाइज क्या होता है, ये भी आप समझ लो। स्टैंडर्डाइज में अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है, ऑर्डिनरी फेसेस में किसी का भी, जरूरी नहीं है अपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं होना नहीं चाहिए, सारे अपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं होना चाहिए। जैसे ये स्टैंडर्डाइज का फॉर्म, ऑर्डिनरी डाइज का। चलो भाई आगे बढ़े। अब बात आती है असली पे। अब देखो, स्टैंडर्डाइज के तो क्वेश्चन बनते नहीं आपसे, है ना, आपसे ज्यादा पूछे भी नहीं बनते हैं ऑर्डिनरी डाइज के। तो ऑर्डिनरी डाइज को पढ़ने का 3 नोट है, वो 3 नोट अच्छे से समझ जाओ। ये 3 नोट समझ जाओगे तो डाइज का कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं निकले। ठीक है? क्या कह रहा है वो समझो। पहले तो एक बहुत बड़ी सी कथा लिखी हुई है, इसको समझो क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लो। When we are rolling a dice for 2 times randomly, we get 2 representations with the same face. Okay, from this same face going into the direction of clockwise and arrange the numbers. From this arrangement the frontier faces are opposite to each other. ये भाषा जो है वो मेरी बनाई गई है, ये इतनी गंदी इंग्लिश जो है वो मैंने बनाई है। ठीक है, इस पर कोई शक नहीं है कि मतलब लैंग्वेज देखो, इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए कि समझ में आए, समझ में आ रही है, बस यही मोटिव है अपना। समझो, ये कह रहा है व्हेन वी आर रोलिंग अ डाइस फॉर 2 टाइम्स, मतलब जब आप एक डाइस को, तो मैंने लिया एक डाइस, मैंने एक डाइस को लिया और रैंडमली उछाल दिया। रैंडमली का मतलब समझते हो? रेंडमली का मतलब जब आप डाइस बचपन में उछालते थे तो ऐसे गुड़ सुड़ करके उछालते थे, कैसे गुड़ सुड़ो मैं सब रेंडमली उछालते थे, ऐसे हिलाकर और उछाल दिया। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे उठा के और ऐसे रख दिया, उछालना पड़ता था हमको। रोलिंग, शफलिंग कहते हैं, जैसे ताश के पत्तों को शफल करते थे, ऐसे इसे रैंडमली रोल कहते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम रोल किया तो डाइस पे कुछ ऐसे चित्र दिखे, 1 2 और 3, और फिर मैंने दोबारा से उसी डाइस को, सेम डाइस को उठा के फिर से रोल कर दिया। अब दोबारा से रोल करूंगा तो कुछ और दिखेगा, हो सकता है सेम दिखे लेकिन कुछ और भी दिखे। तो मुझे नेक्स्ट टाइम दिखा 2 3 और 4। सॉरी, गलत कर दिया मैंने।
ये नेक्स्ट टाइम जब मैंने रोल किया तो मुझे क्या देखा, 3, 4 और 5 ऐसा कुछ। तो क्या कह रहा है, when we are rolling a dice for 2 times randomly, ठीक है, मैंने एक डाइस को लिया 2 टाइम्स रैंडमली रोल कर दिया और ऐसे ऐसे रिप्रेजेंटेशन वी गेट 2 रिप्रेजेंटेशन विद द सेम फेस। सेम फेस मतलब एक ही फेस सेम है। आप देख लो ये 3 जो दिख रहा है सिर्फ ये 3 ही सेम आ रहा है और कोई सेम नहीं आ रहा। बोलो बात सही है। तो जब भी आपके दो रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही फेस कॉमन तो उसके ऊपर ये पूरा नोट है। तो फ्रॉम दिस सेम फेस गोइंग इनटू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज एंड अरेंज द नंबर। तो इस सेम फेस से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाएं। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ऐसे, और अरेंज कर दें नंबर को अरेंज कर दें ऐसे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाएं, नंबर को अरेंज कर दें ऐसे। 3 के नीचे 3 रहेगा, फिर 4, 5। फ्रॉम दिस अरेंजमेंट द फ्रंटियर फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। मतलब 1 के पीछे क्या होगा, 4 होगा। 2 के पीछे क्या होगा, 5 होगा। अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है द मिसिंग नंबर इज अपोजिट टू, तो मस्त से 3 होगा, वो 3 के पीछे 6 होगा। अब देखो यहाँ पर 3 नोट पहले से हुआ करते एक्चुअली। जब बहुत पहले की बात है 2014-15 की, उस टाइम जब डाइस पढ़ाया जाता था नोट 1 के अंदर 3 केस होते थे। 3 केस में पता क्या क्या होता था। सबसे पहला होता था मिसिंग नंबर इज अपोजिट टू। तो मिसिंग नंबर, when we are rolling a dice for 2 times we get 2 representation with the same face, then the missing number is always opposite to the common number। सिंपल। अगर आपके दो फेस से एक फेस कॉमन है 2 बार रोल करने पर, तो मिसिंग नंबर जो है, जैसे मिसिंग नंबर कौन है, 6। इन 2 डाइस में मिसिंग नंबर कौन है, 6। वो किसके पीछे होगा, सेम फेस के पीछे होगा। इस बात की गारंटी है। दूसरा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोल करने पर आपको अरेंजमेंट करना है और फ्रंटियर फेसेस अपोजिट होंगे। तो ये रूल ये कहता है कि जब भी कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आपको डाइस की 2, 3, 4, 5 रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, तो आप उन 4, 5 रिप्रेजेंटेशन में से सिर्फ 2 रिप्रेजेंटेशन ऐसी ढूंढ दो जिसमें एक फेस कॉमन है। अगर आपने वो ढूंढ ली तो आप उस डाइस का सब कुछ निकाल सकते हैं और गारंटेड मिलती है। गारंटेड, इस बात की गारंटी है कि वो आपको मिलेंगी। अगर आपके पास 3 रिप्रेजेंटेशन दे रखी है ना डाइस की, तो इस बात की गारंटी है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें। फिलहाल हम, और अब आता है एक स्पेशल केस, जो केस नंबर 3 हुआ करता था। वो होता क्या होता था, वो इस डाइस का सेम फॉर्म है। वो ये कहता था व्हेन वी आर रोलिंग अ डाइस फॉर 2 टाइम्स वी गेट 2 रिप्रेजेंटेशन विद द सेम फेस ऑन अ कॉमन फेस। कहते थे सेम फेस, अरे यार ये सेम फेस लिखा है, ओके, सेम नंबर ऑन अ सेम फेस, ऐसे कहते थे, सेम नंबर ऑन अ सेम फेस। मतलब ये जो फेस है ना, देखो आप ये 3 जो है वो इस वाली डाइस में इस वाले फेस पर है और इस वाली डाइस में भी 3 इसी वाले फेस पर है। मतलब सेम नंबर ऑन अ सेम फेस हो रहा है। हालांकि ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे बनती, सुनो सुनो सुनो, थोड़ा ध्यान देना, बस थोड़ा सा ध्यान देना, 10 मिनट ध्यान दो, फिर मजे लो तुम इसके। जैसे मान लो अगर मैं ये कहता 1, 2, 3, 3, 4, 5 ऐसा कहता। अब इस बार सेम नंबर तो है लेकिन सेम फेस पर नहीं है। नंबर तो सेम है लेकिन सेम फेस पर नहीं है। इस वाले में सेम नंबर ऑन अ सेम फेस। तो जब भी सेम नंबर ऑन अ सेम फेस होता है तो एडजेसेंट फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर डायरेक्ट भी हो जाते हैं। फिर आपको चेक भी नहीं करना है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं लिखना। आप सीधे कह सकते हैं 1 के पीछे 4 होगा, 2 के पीछे 5 होगा, मिसिंग नंबर ऑलवेज अपोजिट टू द कॉमन नंबर। लेकिन अगर सेम नंबर ऑन अ नॉट ऑन अ सेम फेस, तो फिर आपको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो 3, 1, 2 और 3, 4, 5 लो ऐसे। बात समझ में आ गई मेरी? पहले ही बताओ क्या कहना चाह रहा था मैं, वो समझो। मैंने इस नोट नंबर 1 में 3 बातें बोल दी कि मिसिंग नंबर अपोजिट टू द कॉमन नंबर, अगर एक ही फेस कॉमन है तो, और अगर एक फेस कॉमन है और वो भी सेम फेस पर है तो एडजेसेंट फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। और अगर सेम फेस सेम कॉमन नंबर सेम फेस पर नहीं है तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इन सब का बाप जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सीधी सी बात। तभी वो सीधे से एक नोट में बाइंड अप कर दिया गया है, क्योंकि उससे हमें सब कुछ पता पड़ रहा है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ पर नोट नंबर 1 को मर्ज करके रखा गया।
बताइए क्लियर है कि नहीं है? मिस कुसुम किस कॉलेज से बेटा? कुसुम MITS तो यस सर। एग्जाम तो खत्म हो गए होंगे। सर अब लास्ट 31 को है। ओ तो भैया डिले हो तो, गया क्या? सर पता नहीं। नहीं 31 को है मतलब 31 को होना नहीं चाहिए था, डिले हो गया क्या आपका? नो सर डिले नहीं हुआ, वो ऐसे ही फिक्स्ड हुआ है। काय का एग्जाम है? सर नैनो टेक्नोलॉजी। कोई नहीं, छोटी सी एग्जाम है, छोटी सी टेक्नोलॉजी पे। और कोई आकाश पाठक किस कॉलेज से हो? सर ITM से। आईटीएम से, ठीक है। गौरव जायसवाल, अच्छा ये तो है शायद जीवा जी के हो। यस सर। चलो तो नोट नंबर 1 कंप्लीटेड नाउ। क्लियर है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बताओ, पहले ये बता दो कोई दिक्कत तो नहीं है? होना नहीं चाहिए, इतनी सिंपल सी बात है। नोट नंबर 2 आपके सामने। अब क्या कह रहा है? व्हेन वी आर रोलिंग अ डाइस फॉर 2 टाइम्स रैंडमली वी गेट 2 रिप्रेजेंटेशन विद अ 2 कॉमन फेस। पिछली बार क्या था? एक कॉमन फेस, इस बार क्या है? 2 कॉमन फेस। देन द रिमेनिंग फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जब भी एक डाइस को रोल्ड किया आपने पहली बार, तो आपको कुछ ऐसा देखा 2 3 4, और उसी को उठाकर फिर से रोल्ड कर दिया तो आपको देखा 3 4 5। तो अब इस बार ये देखो क्या हुआ, इस बार आपके 2 फेसेस आर कॉमन, 3 3 4 4 आर कॉमन, देन द रिमेनिंग फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ये कहता है कि जब भी आपको किन्हीं दो रिप्रेजेंटेशन में, डाइस की किसी दो रिप्रेजेंटेशन में दो फेस कॉमन मिल जाए, तो बस बचे हुए फेसेस जो होंगे अनकॉमन फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। और अब अगर वो आपसे पूछे कि 3 के पीछे क्या होगा, तो आप पक्का जवाब नहीं दे सकते। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आप ये कह सकते हैं कि या तो 1 होगा या 6 होगा, गारंटी नहीं है क्या होगा। 4 के पीछे क्या होगा? 1 होगा या 6 होगा, पक्की बात नहीं है क्या होगा। 1 के पीछे क्या होगा? 3 या 4 होगा, पता नहीं क्या होगा। और 6 के पीछे क्या होगा? 3 या 4 होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन 2 के पीछे क्या होगा? ये गारंटी है 5 होगा। 5 के पीछे क्या होगा? ये गारंटी है 2 होगा। इन दोनों का ही सर्टेन कर सकते हो बस, अगर दो फेसेस आर कॉमन, टू फेसेस आर कॉमन, देन यू विल सर्टिफाई ओनली दीज 2 फेसेस। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। बताइए कोई दिक्कत? डाइज नाम का एक चैप्टर आपकी प्रोबेबिलिटी में भी आएगा, लेकिन उस प्रोबेबिलिटी में जो डाइज होती है ना, उसमें क्या होता है कि डाइज के फेसेस पर 1 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट 6 डॉट यही माने जाते हैं। लेकिन रीजनिंग की डाइज में आपके डाइज के फेसेस पर ABCD, अल्फा बीटा गामा, हरा पीला नीला, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। लिखेंगे, देखो कैसे। अब रूल नंबर 3 ये कह रहा है व्हेन वी आर रोलिंग अ डाइस फॉर 2 टाइम्स रैंडमली वी गेट 2 रिप्रेजेंटेशन विद नो कॉमन फेस। ओह वाओ, अब क्या हुआ समझो। अब हुआ ये कि भैया पहला रूल था एक कॉमन फेस के साथ, दूसरा रूल था दो कॉमन फेस के साथ। अब तीनों के तीनों फेस तो कॉमन नहीं हो सकते कभी, फिर तो कुछ निकाल ही नहीं पाओगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि तीनों के तीनों अनकॉमन जरूर, तीनों के तीनों अनकॉमन। तब क्या करेंगे? तो देखो ये डॉट जो लगे हैं ना, आपको ये करना पड़ेगा, ये डॉट। तो क्या लिखा है? व्हेन वी आर रोलिंग अ वन डाइस फॉर 2 टाइम्स रैंडमली वी गेट 2 रिप्रेजेंटेशन विद नो कॉमन फेस, देन यू विल डू दिस। समझ में आ रहा है ये क्या करना है? बोलो बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या करना है? अरे नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो। कुछ नहीं करना सर। क्या? डॉट डॉट लगा देना। डॉट डॉट लगा देना। कुछ नहीं करना। प्रतीक तिवारी MITS में एक बंदे का 1 करोड़ का पैकेज लगा है, और वो ऐसे डॉट डॉट करके तो नहीं लगा होगा, और ना सर कुछ कुछ एक्सेप्शन हर जगह होते हैं सर।
तो करना पड़ेगा, देखो क्या करना है। कभी भी नो कॉमन फेसेस अकर्ड हूं, और प्रेजेंटेशन ऐसी, देखो प्रेजेंटेशन डाइस की दो तरीके से होगी, और हाँ तुम गच्चा खा जाओगे। मैं अभी जो प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ वो कौन सी बता रहा हूँ, जब चिड़िया के पैटर्न में बनाए गए। चिड़िया पैटर्न मतलब ये वाला पैटर्न, इसको कहते हैं स्पैरो पैटर्न ऑफ डाइस। एक्चुअली में स्पैरो पैटर्न ऑफ डाइस कहते हैं, तो पता ही नहीं होगा। और एक होता है डाइस का ये वाला पैटर्न, ये पैटर्न भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो रूल इसमें फॉलो हो रहे हैं ना, वो उसमें फॉलो नहीं होंगे। ये पैटर्न और ये पैटर्न अलग अलग है, समझ लो। और नहीं तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो अंदर की जो 3D डायमेंशन है ना, उनको मिटा के दिखा देता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि अरे ये वो है ही नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं है भैया, वो ऐसे देखेंगे। ये और ये देखो कितना फर्क दिख रहा है, दिख रहा है, प्रेजेंटेशन में फर्क है डाइस की। तो जो भी मैंने रूल बताया वो स्पैरो पैटर्न पे बताए हैं। जब ये वाला पैटर्न आ जाएगा तो रूल फॉलो नहीं होंगे। यहाँ पर तो आपको अपना बुद्धि चलाना पड़ेगा भैया, कैसे चलाएंगे वो दिखाएंगे, लेकिन चला लेंगे। तो अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब भी कोई फेस कॉमन ना हो तो यू प्रोसीड लाइक दिस। ऊपर वाला ऊपर के अपोजिट, बगल वाला बगल के अपोजिट, और बाहर वाला बाहर के अपोजिट। यस, पैटर्न याद कर लो, क्योंकि इसको लिखने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर मैं डॉट डॉट इसलिए लगाया हूँ क्योंकि इस पैटर्न को लिख नहीं सकते। क्या लिखेंगे बताओ, ये लिखेंगे ऊपर वाला ऊपर के साथ, बगल वाला बगल के साथ, दूर वाला दूर के साथ, ऐसे इस पैटर्न को याद कर लेना। लेकिन ये पैटर्न आपको कई बार धोखा देगा, धोखेबाज है ये। तो जब धोखा देगा तब आपके पास और भी ऑप्शंस होंगे, गारंटी है इस बात के ऑप्शन, तो आप उन ऑप्शन को जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन का। क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का सिलसिला बहुत लंबा है अभी, है ना। अभी तो अपन ने नोट पढ़े हैं सारे तीनों, और क्वेश्चन अब देखोगे प्रैक्टिस में तो आपको पता पड़ेगा, बहुत आसान से क्वेश्चन होंगे, बहुत आसान से। फिर उसके बाद ओपन डाइस पढ़ेंगे। ओपन डाइस भी बहुत आसान है, वो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं। फिर आप मिसिंग डाइस पढ़ेंगे, ठीक है, आज ही क्लास में पढ़ेंगे सब कुछ। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसे दिया जाएगा कि यहाँ पर और भी कुछ लिखा रहेगा ऊपर स्टेटमेंट कि एक डाइस के 4 रिप्रेजेंटेशन हैं, आउट ऑफ दीज रिप्रेजेंटेशन प्लीज फाइंड विच लेटर विल बी अपोजिट टू द लेटर ऑफ डी। तो अब देखो, अब आपको ये तो सब चीटिंग है। अभी तो आप 2 डाइस पे खिला रहे थे, अब तो ये 4 डाइस दे दी। मैंने आपको कहा ना कुछ मत करो, शुरू की 2 डाइस देखो। अगर देखो आपके पास पता है सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे अच्छी चीज ये है कि एक डाइस कॉमन मिल जाए, 2 ऐसी डाइस पकड़ लो जिनमें एक फेस कॉमन है। अब या तो आप अपनी नजर दौड़ा लो, नजर अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप अपनी नजर दौड़ाओ और ऐसी 2 डाइस पकड़ के लाओ जिनमें सिर्फ एक फेस कॉमन है। पकड़ के लाओ, चलो पकड़ के देखो। तो आपको साथ जे तो नहीं है, पहली वाली के साथ जे है क्या, चेक कर लो। हाँ, फर्स्ट एंड थर्ड, बोलो। फर्स्ट एंड थर्ड 2 ऐसी डाइस हैं जिनका एक ही फेस कॉमन है। तो जब एक ही फेस कॉमन होता है ना, तब कुछ नहीं करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुसेड़ देना है, सिंपल। तब सीधे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सी एंड सी आर कॉमन, तो सी ए ई सी डी बी, ठीक है। और ये किसके अपोजिट होगा, एफ। तो अब बता दो भैया डी के अपोजिट कौन है, ए। तो आंसर तो आ चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा और सेटिस्फाई कर देता हूं, कैसे। देखो अगर आपको नहीं पता कर सकते हो और आप बहुत जल्दी में हैं, तो मैं कह रहा हूं कुछ मत करो, कोई डाइस सिलेक्ट मत करो, स्टार्टिंग की 2 पकड़ो, पकड़ो। ये बताओ कितने फेस कॉमन है, सी और ई 2 फेस कॉमन है, तो अनकॉमन फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, मतलब यहां से आपको पता पड़ गया कि ए डी के बीच है, ठीक है। अब इन दोनों को पकड़ो जरा, पता करो कितने फेस कॉमन है, सी डी। तो बी के पीछे कौन है, ई। बस बात ही खत्म हो गई। अब आगे जाने की जरूरत क्या है, एफ के पीछे कौन होगा, जो बच गया है। अब आप देख लो, जो अपन ने पहले मैचिंग बनाई थी वही मैचिंग बनेगी। मैं कह रहा हूं आप इन दोनों को ले जाते, सी सी, तो सी ई डी, सी बी ए,
अभी भी ए के पीछे डी ही आएगा, बी के पीछे ई आएगा, सी के पीछे एफ आएगा, चाहे कोई भी ले लो, पहला तीसरा ले लो, पहला तीसरा तो लेके देख ही लिया, पहला चौथा ले लो, ए सी, तो बी के पीछे ई ही आएगा, जो कि तुम कर भी रहे हो बी। बोलो, बात समझ में आ गई? आपको अपनी नजरें दौड़ानी है और रूल याद रखना। तो आपसे पूछा गया विच नंबर इज वन अपोजिट, विच नंबर इज वन द अपोजिट सरफेस ऑफ द नंबर वन। वन के पीछे कौन सा फेस है ये बताना, जल्दी बोलो। वन के पीछे कौन सा फेस है? मैं कहूंगा शुरुआत के दो पकड़ लो, बात खत्म, आंसर आ गया। बताओ क्यों? बताओ शुरू के दो से कैसे आ गया? क्योंकि मिसिंग नंबर है दो डाइस का, इन दोनों डाइस का मिसिंग नंबर है ना, वन के पीछे होगा। अब आप बाकी किसी से भी ले लो, हमने कहा लो भैया इससे ले लेते हैं, 5 5 1 1 कॉमन है, 6 के पीछे 4 होगा, ठीक है। इन दोनों से लो, 6 6 1 1 कॉमन है, 2 के पीछे 5 होगा, लो 1 के पीछे 3 बचा, लो। इससे भी हो जाएगा। पहली तीसरी से लो, 1 6 1 6, 2 के पीछे 5 ही आ गया, लो अभी भी सेटिस्फाई है। आपको तो रिलेशन बनाना है। बताओ जल्दी आंसर, बी के अपोजिट क्या है? जल्दी 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 बोलो, कमेंट बॉक्स चालू कर दो अपना जल्दी, और आंसर देते जाओ फुर्ती में। बी के अपोजिट, बी डी, एफ के पीछे सी, ओके। कौन सा आंसर आ गया भाई? वेरी गुड अमनदीप, रावी, ओके। ऑप्शन ए की ए, इन दोनों को लो, सी डी, डी के पीछे फिर ई, तो बस बात ही खत्म हो गई। बी के पीछे तो, अरे बी के पीछे तो ई दिख रहा है, मैं गलत कर गया क्या इस क्वेश्चन में? ये डाइस के प्रेजेंटेशन गलत हो रहे हैं, ए आ रहा है। देखो जरा इन दोनों डाइस को देखो, सी डी, बी के पीछे ई, ओहो निबट गया, ये डाइस निबट गया लग रहा है मुझे। रुक जाओ, डाइस गलत दे दिया है। देखो चेक करते हैं, दोबारा चेक करते हैं, बी डी एफ के पीछे सी, ठीक है, और इन दोनों को चेक करते हैं, सी सी बी बी, ए के पीछे डी, ठीक है, ओके। यहाँ से तो सब कुछ सही है अभी तक। चलो इन दोनों को चेक करते हैं, सी सी, तो सी डी ए, सी डी ई, और सी ए बी। अरे भाई आप लोग कहां से देख रहे हो यार? बी के पीछे ए कहां से आ रहा है? हाँ भाई देखो, सेम फेस ऑन अ सेम नंबर, वो सेम नंबर ऑन अ सेम फेस, कॉमन नंबर ऑन अ कॉमन फेस, तो बी के पीछे ई आएगा ना डायरेक्ट। कहाँ गलती कर गए भाई तुम लोग हैं? जबकि इन बी के पीछे पता करना था, सिर्फ दो डाइस से पता पड़ गया था इन दोनों से। तुम लोग कैसे गलती कर रहे हो यार, इतनी बड़ी गलती, और सब एक से आंसर देने हैं। क्यों भाई बताओ, बताओ अगर तुम लोगों का आ रहा है तो मैं सेटिस्फाई करता हूँ, देख लें, तो हो सकता है डाइस गलत हो, लेकिन यहाँ तक तो आंसर दे दिए, चारों डाइस से आंसर निकाल, आपने किन दो डाइस को पकड़ लिया? बी के पीछे ये कहाँ गया? है, बताओ बताओ, मनदीप, आकाश, रावी, गौरव, क्या सीन है? सर आपका ठीक है, मैंने डी का फाइंड किया था। सर ई ही है आंसर तो। यही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ये है, लेकिन चार लोग गलत कैसे हो सकते हैं? ये चार लोग वही है जो हमेशा गलत होते हैं। चार लोग क्या कहेंगे? चलो
नेक्स्ट, ओ वाओ, अब देखो क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आ गया भाई, आपको अब फिल करना है। तो देखो बहुत आराम से फिल करेंगे। कैसे? पहली बात, आपको जो गिवन है उन डाइस से आप क्या क्या निकाल सकते हैं ये बताओ। जो आपके पास गिवन है, तो आपका 6 6 कॉमन है, 6 3 1 और 6 2 4। बोलो, इतना तो आप पता कर सकते हैं। 3 के पीछे 2 है, 1 के पीछे 4 है और 6 के पीछे 5 होगा। इतना तो हम इन दो डाइस से पता कर लिए। अब इस बात की गारंटी है कि ना तो यहाँ पे 1 आएगा ना यहाँ पे 5 आएगा इस पोजीशन पे। बोलो बात सही है? और 1 के पीछे जो है 4, वो भी नहीं आ सकता, हटाओ। और 5 के पीछे जो है 6, वो भी नहीं आ सकता। बोलो, इतना बात समझ में आया? 1 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। अब बच्चे कौन? 2 और 3, ये ही आ सकते हैं। मतलब या तो 2 आएगा या 3 आएगा, और इसके अलावा कोई पोजीशन नहीं है, और दोनों ऑप्शन में भी है। तो अब क्या करें? अब चेक करेंगे। अब हम करेंगे चेक। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 रख के देख लूंगा। अब 2 रख के कैसे चेक करेंगे भैया? देखो ऐसे चेक करेंगे। मैं पहले 2 रख के देखता हूँ, अजम्पशन कर रहा हूँ। अब आप ये बताओ, 2 रख के अगर देखते हैं तो ये दोनों एग्जिस्ट होंगे। आपको अगर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 4 6 2 5 1। क्या 4 के पीछे 5 और 1 के पीछे 6 था? नहीं, ये एजम्पशन हमारे गलत हो। बोलो, क्योंकि ये एक्चुअली फॉलो होना चाहिए ना, ये वाला तो फॉलो होना चाहिए रूल। अगर चलो हम इस वाले के साथ कंपेयर करते हैं, 1 1 1 6 3 और 1 2 5। ठीक है, 3 के पीछे 5 मैच हो रहा है क्या? नहीं। बस, इसका मतलब आपका आंसर होना हो क्या है? 3। और 3 रख के जब चेक करोगे तो आपको पता पड़ेगा 3 1 3 1, तो 6 के पीछे 5 होना चाहिए, बिल्कुल है। अब ये 3 है, 1 है, 5 है, तो 2 4 6। अब रूल नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला ऊपर के, बगल वाला बगल के, ये नहीं लगेगा इसमें। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 3 में पोजीशन मैटर करेगी। जितने भी नोट हैं वो उन चिड़िया वाली पोजीशन पे काम करे थे। बोलो हाँ। तो आपने पहली डे से सेटिस्फाई कर दी ना, ये काफी है। बाकी आपने 2 से सेटिस्फाई करके देख लिया, वो तो आप बन ही नहीं रहे। बोलो बात समझ में आ गई? रूल नंबर 3 जब लगाओ तो पोजीशन चेक कर लेना, जब अनकॉमन फेसेस हो सारे। पोजीशन मतलब वो पैटर्न है वो जरूर चेक करना, क्योंकि इसमें आप कुछ पता नहीं कर पाएंगे। अब इसमें हम कुछ पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ आप गच्चा खा जाओगे। सर ये स्पैरो वाला नहीं है क्या, ये वाला? स्पैरो वाला कहाँ है भाई? स्पैरो वाला ये होता है, ये देखो, ये वाला। रूल नंबर 3 में स्पैरो नहीं लगता, बस वो स्पैरो के अलावा कोई नहीं लगता। साइड से देखें तो लग तो रहा है स्पैरो जैसा। कहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है स्पैरो? ऊपर का, ऊपर के पीछे कहाँ है? हाँ है? हाँ, समझ गया। चलो, ये देखो क्वेश्चन इतने एग्जाम्स में पूछा गया है। एसएससी 10+2 लेवल डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड एलडीसी एग्जाम एंड कोड ने बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन, कॉमन मतलब एग्जाम कोई सा भी हो, क्वेश्चन इसी लेवल से। 1 5 1 5 4 के पीछे 2, और यही पूछ सकता है, इसके अलावा कुछ पूछ भी नहीं सकता, है ना? इसके अलावा कुछ पूछेगा भी तो हम बता नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि दो कॉमन फेस होते हैं, फिर कुछ नहीं बता सकते आप। अब आप बताओ आंसर क्या होगा? हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस व्हिच कंटेन 2 पॉइंट्स अपोजिट टू द 2 पॉइंट्स। अब 2 डॉट्स बने आ गए। बताओ बताओ बताओ, ऑप्शन बताओ, कमेंट करो जल्दी। 2 के पीछे क्या होगा ये बोलो। कमेंट 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 फास्ट। और ज्वाइन कर लेना भाई मीटिंग सभी लोग, कोई गायब नहीं होना चाहिए। कल और परसों 2 दिन छुट्टी रहेगी, 7 बजे वाला बैच की, 6 बजे वाला बैच लगेगा। ठीक है, चलो 6 आएगा। हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस ऑफ द अपोजिट टू फेस ऑफ। कोई स्टार्टिंग के 2 लेते हैं, स्टार्टिंग के 2 लेते हैं। 2 लोगे तो 5 5 कॉमन है बस। तो 5 5 कॉमन है ऑन द सेम फेस। 5 3 2 5 4 6।
जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें से एक क्वेश्चन गलत भी है, अब पता नहीं वो कौन सा क्वेश्चन गलत है, वो देख लो। तो 1 के पीछे 5 होगा, ठीक है। अब ये चीज सेटिस्फाई और कर लिया करो एक बार, जैसे ये तो 1 1, तो 1 1 1 के 2 2 के बाद 3, 1 के बाद 6 6 के बाद 4, तो 2 के पीछे 6, 3 के पीछे 4, 1 के पीछे 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे ही सेटिस्फाई। अब इन दोनों को मर्ज करो, वैसे तो सेटिस्फाई हो चुका है, बात खत्म हो गई, लेकिन मर्ज करके देख लो एक बार। अब देखो सारे फेस अनकॉमन है तो ये तो लगेगा नहीं, सारे फेस अनकॉमन है तो ये तो लगाना नहीं है अपन को फालतू, क्यों मर्जी लगाए फालतू, है ना। इसकी लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लगा सकते हैं वैसे, लेकिन